दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। पहले की तरह एक बार मैं फिर से आपके सभी के सामने हूं। आज हम फिर से टॉप सीजीपी के पीवाईक्यूज डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके रीट, रिपीटेड और सुपरटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आता हुआ, और पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस बेहतर ढंग से देखी होंगी, उनका लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे सकते हैं। पहला क्या है, मनोवृत्ति का सिद्धांत। दूसरा है आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया या क्रिया का सिद्धांत। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और चौथा एक समान स्वरूप का सिद्धांत, स्वरूप या प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे आप सभी को पता है कि इसमें जो है आपका आनुवांशिकता और पारस्परिक क्रिया का सिद्धांत, ये आपके विकास के सिद्धांत में है, क्योंकि कहा जाता है कि जो मुझ पर कथन भी दिया गया है कि जो बालक का, जब कहने का मतलब जो विकास होता है उसमें आपके वुडवर्थ का ही कथन है कि योगफल होता है। आप सभी को पता होगा, उन्होंने कहा है कि आपके आनुवांशिकता और वातावरण का योगफल ना होकर गुणनफल होता है। कहने का मतलब गुणनफल होता है, ये कथन है। तो ये भी इनका है। व्यक्तिगत भिन्नता का भी आप सभी को पता है कि ये भी विकास का, बाल विकास का ही सिद्धांत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न होता है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी किसी न किसी रूप में भिन्नता पाई जाती है। एक समान स्वरूप का सिद्धांत का मतलब ये कहता है, ये भी बाल विकास के अंतर्गत है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली की तरह ही होगा, वो कुत्ते की तरह नहीं हो जाएगा। या मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य की तरह ही होगा, वह किसी अन्य जानवर की तरह नहीं होगा। तो ये एक स्वरूप का सिद्धांत है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, यानी मनोवृत्ति का सिद्धांत आपके बाल विकास का सिद्धांत में नहीं आता, ये आपके सीखने के नियम में आता है। अब सीखने का नियम क्या है, आप सभी को पता होगा। थॉर्नडाइक ने सीखने का, देखो, मुख्य नियम 3 दिए थे और गौड़ नियम 5 दिए थे। 3 मुख्य थे और गौड़ उनके 5 थे, तो ये उनके गौड़ नियम का एक हिस्सा है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पहला है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने क्या माना, विकास में आनुवांशिकता की भूमिका का अध्ययन किया और यह तथ्य दिया कि आनुवांशिकता का मानव विकास पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। अब इसमें कैंडोल है, फ्रीमैन है, टर्मन है और गैल्टन है। तो आप सभी को ये बहुत बेहतर ढंग से शायद जानकारी हो या ना हो, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके जो स्टेट टेट वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट बहुत करते हैं। ये जो कथन है वो गैल्टन का है, यानी इनको, इसका एक अन्य नाम भी है गैल्टन या गाल्टन, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही है। तो ये जो है इसका राइट आंसर वो 4 है, यानी गाल्टन ने कहा था कि विकास में आनुवंशिकता की भूमिका का अध्ययन किया। उन्होंने आनुवंशिकता की भूमिका का अध्ययन किया और यह तथ्य दिया कि आनुवंशिकता का मानव विकास पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी बालक के ऊपर उसके पितरों का, जो उसके माता पिता हैं उनका, या उनके दादा दादी, नाना नानी, या उनके भी परदादा पर नानी, उन सभी का कुछ ना कुछ असर पड़ता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जैसे माता पिता से बच्चों में नहीं आती हैं, वो फिर माता पिता के बच्चों में आती हैं। जैसे आपके माता पिता के कुछ गुण आप में नहीं आए होंगे, लेकिन जब आपके बच्चे होंगे तो उनमें ज़रूर आए होंगे। या अगर आपके बच्चे होंगे तो आप देखे होंगे कि आपके माता पिता के गुण उनमें होंगे। इसी तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चरण में एक बालक नैतिक मूल्यों को समझना और सही और गलत के बीच विभेद करना शुरू कर देता है या प्रारंभ कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रियजनित गामक, अमूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के अनुसार पता है ये चीज़ें दी गई हैं आप सभी को। 0 to 2 है, 2 to 5 है, 5 to 7 है और 7 to 11 है। तो पूर्व संक्रियात्मक और इंद्रियजनित गामक अवस्था बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर नैतिक मूल्यों की बात कर दी गई है। नैतिक मूल्य बालक कहाँ सीखते हैं, क्योंकि वो जब 2 to 5 ईयर में भी रहते हैं तो नैतिक मूल्यों के बारे में नहीं जानते हैं, या जो भी चीज़ें हैं उनके बीच विभेद नहीं कर सकते हैं। अब आपका बचता है मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ये दोनों बहुत कन्फ्लिक्ट करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्यों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो विभेद करना प्रारंभ कर देता है। ये एक टर्म आप पकड़िए, आप अमूर्त पर लगाएंगे,
मैं अमूर्त को सही मान रहा हूँ, लेकिन प्रारंभ जो चीज़ जहाँ से प्रारंभ होती है वो आपकी मूर्त से होती है। अमूर्त में आपका ये जाके एकदम फिक्स, कहने का मतलब बेहतर हो जाता है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या होता है कि पूर्व बाल्यावस्था में शुरुआत हो जाती है, लेकिन वो संक्रियात्मक में जाके बेहतर हो जाती, सॉरी मूर्त में जाके बेहतर हो जाती है। उसी तरह ये नैतिक मूल्यों का भी है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपका शुरू हो जाता है, लेकिन अमूर्त में ये बेहतर हो जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बालक के शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या नहीं होना चाहिए। अब आपको ये पता है खेल और रुचिकर कहानियाँ बालकों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। भाषा कौशल भी उनको ज़रूर सिखाया जाना चाहिए और सीखते भी हैं बच्चे के अनुकरण के द्वारा। इसलिए शिक्षकों को बोला जाता है कि वो बेहतर भाषा का, मातृभाषा का प्रयोग करें और उचित तरीके से बात करें आदर्शों के अनुरूप। तीसरा है संख्या और सरल गणना का ज्ञान जरूर कराया जाता है, गिनती वगैरह सिखाते हैं बच्चों को। लेकिन चौथा देखिए, इसमें भाषा तो ठीक है, लेकिन साहित्य, इतिहास, धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा की बात कर दी गई है। ये बच्चों में बिल्कुल भी, छोटे बच्चों में जो 0 से 5 साल या 7 साल के होते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। उनको धर्म वगैरह के बारे में नहीं बताया जाता है। नैतिक शिक्षा की अगर पुस्तक भी अगर उनकी लगी होगी जो हम लोगों के समय में चलती थी, तो उसमें भी हम लोगों को ये सब, आप लोगों को भी पढ़े होंगे, वो ये सारी चीज़ें नैतिक मूल्यों के बारे में, अच्छाई बुराई ईमानदारी, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया रहता है। लेकिन पूरे नैतिक मूल्यों के बारे में कहने का मतलब सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, ये धर्म क्या है, अलग अलग धर्मों के बारे में ये सारी चीज़ें नहीं बताई देती। इसका राइट आंसर चौथा है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है कि आत्म सम्मान की भावना किसमें प्रबल होती है। तो आप सभी को पता है कि किशोरों में सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन भी आपका, ये आपका स्टेटमेंट वाला है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ने क्रिया का जन्म होता है, किसी न किसी क्रिया का जन्म होता है या सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। अब यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये आपके यूपी टेट और रीट के लिए रामबाण क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा, ये आप नोट करके रख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हिलगार्ड है, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकती। इसको आप बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं, या याद करने के बजाय इसको समझ भी सकते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें किसी नई परिस्थिति का जन्म होता है या उस परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। जैसे अब आपके सामने कोई नई समस्या आ गई है, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके घर में कोई नए गेस्ट आ गए, तो नए गेस्ट जब आएंगे, मान लीजिए आप हैं और आपके घर में नए गेस्ट आ गए। अब नए गेस्ट आ गए, उनके साथ उनके बच्चे आ गए। अब बोला गया कि आपको उनके बच्चों को अपने रूम में लेकर जाना है, सुलाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? समायोजन ही तो करेंगे, आत्मसातकरण तो करेंगे नहीं। तो वही चीज़ है कि आप किसी नई परिस्थिति में परिवर्तन करके उसके अनुरूप ढल जाते हैं। कहने का मतलब आप क्या करते हैं, वो अगर जो कमरा है वो आप उन बच्चों के लिए कहेंगे कि आप यहाँ पे हो, रह जाओ। आपके परिवार माता पिता कहेंगे बेटा तुम तो समझदार हो, ये छोटे बच्चे हैं, इनको यहाँ पे रहने दो, तुम कहीं और सो जाओ। तो आप क्या करते हैं? समायोजन करते हैं, कहीं बरामदे में सो गए या कहीं सोफे पे ही सो गए, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समायोजन कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या अधिगम की विशेषता नहीं है। अब अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया बिल्कुल है। अधिगम एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। अधिगम एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। क्रमिक और अनुक्रमिक दोनों चलती रहती हैं। लेकिन मात्र एक उत्पाद है, ये नहीं सही है। उत्पाद के अलावा ये संक्रिया भी है। कहने का मतलब ये एक संक्रिया भी है, उत्पाद भी है, ये दोनों है। संक्रिया, उत्पाद के साथ साथ संक्रिया भी है। कहने के मतलब जब तक आप क्रिया नहीं करेंगे किसी कार्य पर, किसी कार्य को करेंगे नहीं, तब तक उत्पाद बाहर, बिल्कुल उत्पाद बाहर नहीं आएगा। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है कंटेंट, एक होता है आपका कंटेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और एक आपका प्रक्रिया हो गई। तो 3 चीज़ें इसमें हो जाती हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को स्थूलकाय, कृशकाय तथा पुष्टकाय प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया है। ये आपका व्यक्तित्व का एक प्रश्न है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये हर बार पूछा जाता है। स्थूलकाय, कृशकाय और पुष्टकाय किसने बांटा है? कृष्णमन ने बांटा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र, किस क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता। यानी जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अलग अलग लोगों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, आप में, आपके भाई बहन में, या आप में, मुझ में, या कहने का मतलब सब में, एक परिवार के 2 बच्चों में, जैसा मैंने बताया जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो इस अवधारणा का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है?
अब किस में नहीं किया जाता है, तो देखते हैं किस में नहीं किया जाता है। पहला है पाठ्यचर्या के निर्माण में, दूसरा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के चयन में, शिक्षण विधियों के चयन में और शिक्षकों के चयन में। तो डी इसका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर? शिक्षकों के चयन में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए दूसरे व्यक्तित्व के हैं, आपका भाई दूसरे व्यक्तित्व का है, और मान लीजिए और बच्चे दूसरे व्यक्तित्व के, क्योंकि हर एक व्यक्तित्व के अलग अलग व्यक्तित्व के होंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जुड़वा बच्चों में आपस में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है तो अलग अलग में तो पाई ही जाएगी। अब अगर प्रत्येक बच्चे के अनुसार शिक्षक रखा जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए शिक्षकों के चयन में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों या छात्रों को निम्न में से किसकी सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए? योजनाबद्ध निर्देशों द्वारा, अलग कक्षाओं द्वारा, ब्रेल प्रणाली द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। इसका जो राइट आंसर वो तीसरा है। आप सभी भी जान रहे होंगे, ब्रेल प्रणाली द्वारा। ब्रेल प्रणाली द्वारा क्या होता है? ब्रेल प्रणाली में ये होता है कि जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए रहते हैं, उभरे हुए अक्षर रहते हैं, जिसके द्वारा उनके लिए उनको पढ़ना करने का मतलब हाथों के इशारों से, इशारों का मतलब है हाथों से छूकर उभरे हुए अक्षरों को वो पढ़ सकते हैं। उनके लिए ही ये ब्रेल लिपि बनाई गई थी। इसको लुईस ब्रेल ने बनाया था। इसका जो प्रतिपादन किया था वो लुईस ब्रेल ने किया था। किसने किया था? लुईस ब्रेल। आपके थर्ड ईयर में भी ये डीएलएड के थर्ड ईयर अगर आपने किया, आपने पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिकॉर्ड प्लेयर लिंगुआफोन का उपयोग किस में किया जाता है? तो रिकॉर्ड प्लेयर और लिंगुआफोन का प्रयोग आप सभी जानते हैं। लिंगुआफोन का जो यूज़ होता है वो उच्चारण में किया जाता है, तनाव में किया जाता है, और आवाज़ का उतार चढ़ाव में किया जाता है। कहने का मतलब वॉल्यूम जो होती है उसको हाई और लो करने में इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कहता है कि उदार शिक्षा की अवधारणा किससे संबंधित है? मानवीय गुणों के विकास से, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से। तो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा आप सभी जानते हैं वो वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित है। आध्यात्मिक शिक्षा आदर्श शिक्षा है, जो आप लोगों ने सेकंड ईयर में अगर डीएलएड पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, तो उसमें आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है। उदार शिक्षा ये मानवीय गुणों के विकास से संबंधित है। इसका राइट आंसर फर्स्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि CAVD बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो CAVD बुद्धि परीक्षण जो था ये आपके थॉर्नडाइक के द्वारा तैयार किया गया था। थॉर्नडाइक ने इसको तैयार किया था। और CAVD का जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि CAVD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो होता है सेंटेंस कॉम्प्लीनेशन, ये C का हो गया, और A का होता है एनालॉगी, या अर्थमेटिक बोल सकते हैं, ये अर्थमेटिक होता है। और CAV बचा ना, तो V का जो मतलब होता है वो वोकैबुलरी होता है। क्या होता है? वोकैबुलरी। और जो आपका यहाँ पे D हो जाता है, D का मतलब फॉलोइंग डायरेक्शन हो जाता है। D का मतलब डायरेक्शन। इसको मैं अच्छी स्लाइड पर एक अच्छे से लिखता हूँ, एक प्लेन स्लाइड लेकर उसको अच्छे से लिखता हूँ। तो देखते हैं CAVD। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? CAVD सेंटेंस कॉम्प्लीनेशन। ए का मतलब अर्थमेटिकल रीजनिंग, V का मतलब वोकैबुलरी, और D का मतलब डायरेक्शन। ये सेंटेंस यस से शुरू होता है। कॉम्प्लीनेशन याद रखने के लिए C से कनेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण क्या है? शिक्षक निर्मित, मानकीकृत निर्मित। तो शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होता है वो मानकीकृत निर्मित ही बनाया जाता है। शिक्षक जो परीक्षण बनाता है वो मानकीकृत, यानी उसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, उपयोगिता होती है, कहने का मतलब सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये इसका राइट आंसर तीसरा है। क्या? शिक्षक निर्मित और मानकीकृत निर्मित दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। बस आप सभी से रिक्वेस्ट इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे मैं और सारी वीडियोस डेली अच्छी बेहतर लाता रहूँगा। और आप सभी का एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो ये आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बहुत जल्द मैंने आप टॉप साइकोलॉजिस्ट की सीरीज़ मैंने कराई थी, उसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख लीजिएगा। उसी का सेकंड पार्ट मैं लाने वाला हूँ,
जिसमें जितने भी पेपर में जितने भी आपके टेट के जितने भी हैं, सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, बिहार टेट, जो भी टेट हैं, उन सभी में जो आपके स्टेटमेंट पूछे गए हैं पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल जो भी हुए हैं, उन सभी स्टेटमेंट को मैं एक जगह इकट्ठा करके कंटेंट आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल पर आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं हर रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ और नई नई चीज़ें सिखा भी रहा हूँ। तो एक शिक्षक, आप सभी को पता है कि शिक्षा जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसी तरह से मैं भी बोल रहा हूँ, जैसे आपके संदीप माहेश्वरी सर हैं या जितने भी हैं, वो सभी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और जो सीख रहे हैं वो आगे दूसरों को सिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्ञान अंदर से निकलता है, या कहने का मतलब उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। आप सभी को पता है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो हर कोई जीवन पर्यंत चलता रहता है। कहते हैं कि रुका हुआ पानी भी, कहने का मतलब, गंदा हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। तो शिक्षा भी उसी तरह से है, कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगला है कि पाठ्य योजना की 5 चरण प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। पाठ्य योजना की जो चरण प्रणाली है ये किसके द्वारा की गई थी? ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई थी। इसका राइट आंसर पहला है। आज मैंने स्टेटमेंट वाले कई सारे क्वेश्चन कराए, आप देख सकते हैं, पहला है ये है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।